तो ऐसे हमने करना है ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज का मीनिंग जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था, ग्राम का मतलब होता है गांव, ग्राम गांव, और स्वराज अपना राज। अपना राज, अपना राज किसका? गांव का। कि गांव हर किसी भी बात के लिए शहरों पर निर्भर ना रहे, शहरों पर किसी भी बात के लिए निर्भर ना रहे। जितनी भी फैसिलिटीज हैं, सारी सहूलतें गांव अपने आप पूरी कर रहे, किसी पर भी निर्भर ना रहे। जितनी सहूलतें हैं गांव में मिलनी ही चाहिए, किसी भी बात के लिए, सड़कों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए शहरों पर निर्भर ना करें। यही ग्राम स्वराज का मतलब है। और ये ग्राम स्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ग्राम स्वराज आना ही चाहिए। अब ग्राम स्वराज क्यों आना चाहिए? क्योंकि कोई भी देश, किसी भी देश का विकास वहां के गांव पर निर्भर करता है, और स्पेशली भारत जैसे देश का, क्योंकि भारत की लगभग 65% जनसंख्या गांव में रहती है, और 65% गांव ही है हमारा भारत। और जितनी भी प्रोडक्शन होती है, जितना भी उत्पादन होता है, जो हम खाना खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये गांव से ही तो आ रहे हैं। और अगर गांव में वो उगेंगे तो वहां से यहाँ आने के लिए किस चीज की जरूरत है? ट्रांसपोर्ट की, यातायात के साधनों की। यातायात के साधन तो हैं, लेकिन वो यातायात के साधन कहाँ चलेंगे? सड़कों पर चलेंगे, रेल मार्गों पर चलेंगे, सड़क मार्ग पर चलेंगे। तो उसके लिए सड़कें बननी भी जरूरी है। तो इसी के लिए ग्राम स्वराज की अवधारणा लाई गई थी, और महात्मा गांधी ने कहा था कि राम राज्य अब आना चाहिए। राम राज्य से उनका क्या मतलब था? कि जो गांव हैं वो किसी पर भी निर्भर ना रहें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही करें, शहरों पर निर्भर बिल्कुल भी ना रहें। और यही हमने ऐसे करना है, ग्राम स्वराज। ये भूमिका में आपने ये सब कुछ बताना है। भूमिका में कि 65% लोग गांव में रहते हैं, भारत को गांव का देश कहा जाता है। भारत की आत्मा अगर हम कहते हैं कि वो कहाँ निवास करती है, तो वो गांव में निवास करती है। और भारत जैसे देश के लिए गांव का विकास अगर होगा तभी भारत का भी विकास होगा। और भारत गांव का विकास कैसे होगा? जब भारत में गांव में सभी सहूलतें सबको आसानी से मिल जाएंगी, और गांव किसी भी बात के लिए शहरों पर निर्भर नहीं करेगा। जितनी भी आवश्यकता है, जो कुछ भी गांव में है, उसके लिए गांव के लोग किसी भी बात के लिए शहरों पर निर्भर ना करें। और वो तभी संभव होगा अगर ग्राम स्वराज आएगा। अभी ग्राम स्वराज क्या है? ग्राम स्वराज का अर्थ, राइट, नेक्स्ट हेडिंग है ग्राम स्वराज का अर्थ। इसका अर्थ हमने देखा कि ग्राम स्वराज दो शब्दों के मेल से बना है, ग्राम प्लस स्व प्लस राज, स्वराज। और किसका? स्व का मतलब है अपना, राज शासन, अपना ही राज। किसका? गांव का, गांव का अपना ही राज। लिख लिया? ग्राम स्वराज का अर्थ है गांव का विकास, अपना ही राज और जिसमें गांव का विकास। इसमें ग्राम स्वराज के अंतर्गत सबसे पहला मुद्दा इसमें ये है कि जो भ्रष्टाचार और अराजकता का जिसमें कोई भी स्थान नहीं है, वही ग्राम स्वराज है। विशेष गांव में अगर अराजकता नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो ग्राम स्वराज अपने आप आ गया। क्योंकि भ्रष्टाचार ही हर एक, जितनी भी समस्याएं हैं, मूल तो भ्रष्टाचार ही है। अगर अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो भ्रष्ट हो गए हैं, तो कभी भी वो देश आगे नहीं बढ़ पाए। तो गांव के लिए ये कहा गया था कि गांव अगर विकसित होंगे, गांव का विकास होगा, तभी भारत का विकास होगा। और इसी के लिए ग्राम स्वराज भारत में लाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर राम राज्य तभी ला पाएंगे अगर गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। ये हमने सेकेंड हेडिंग ग्राम स्वराज का अर्थ में बता देना है। और इसके लिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी।
थी, परिकल्पना की थी, और वर्तमान सरकार भी इसके लिए कटिबद्ध है। कटिबद्ध है का मतलब ये जो ग्राम स्वराज की अवधारणा है इसको लागू करने के लिए बिल्कुल सरकार को लागू करना ही पड़ेगा ये। और इसी के लिए क्या किया गया था, 14 अप्रैल, नाउ राइट डाउन दिस, ये आपने कैसे लिखना है, ये आपने ऐड करना है सेकंड वाले हेडिंग में। 14 अप्रैल 2018 से 5 मई 2018 तक ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया था। 14 अप्रैल 2018 से 5 मई 2018 तक जो नरेंद्र मोदी जी हैं, तब हमारे प्रधानमंत्री हैं वो, अब तब भी थे और 18 में भी थे, और उन्होंने क्या चलाया था, ग्राम स्वराज अभियान चलाया था। और क्या कहा था, सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास, ये कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया था। सबका साथ, सबका गांव और सबका विकास। और इसी उद्देश्य के लिए, क्या उद्देश्य था इसका, जो ये प्रोग्राम किया गया था, अभियान चलाया गया था ग्राम स्वराज का, सामाजिक समरसता को बढ़ाना, कि समाज में सभी बराबर हों, इसी को बढ़ावा देना था। और उस समय पर क्या किया था, केंद्र सरकार ने कई योजनाओं को चलाया था ताकि जो आम गांव के लोग हैं उनको भी सुख सुविधाएं मिलें। हमें याद है ना, ये जो उज्ज्वला योजना है, इससे तो हमें भली भांति परिचित हैं कि जो गैस कनेक्शन दिया जाएगा हर गांव में, ये उज्ज्वला योजना भी तभी शुरू की गई थी। और इसमें जो जो योजनाएं शुरू की गई थी वो थी उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन सबको इस अभियान में कवर किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण, लेकिन उससे पहले आप लिख लो कि ग्राम स्वराज के सिद्धांत क्या क्या हैं। ग्राम स्वराज के सिद्धांत कि क्या क्या हम चीजें हैं जो हमने ग्राम स्वराज के अंतर्गत हम लेकर आएंगे, किन किन चीजों का विकास हम करेंगे। सबसे पहले लोगों को सुखी बनाना, ग्राम स्वराज के सिद्धांत। इसका सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है, अब अगर ग्राम स्वराज शुरू किया गया था तो इसका उद्देश्य क्या था कि लोग जो गांव में रहने वाले हैं वो सुखी हो जाएं, लोगों को सुखी बनाना, सबको समान अधिकार देना, लोगों को सुखी बनाना, सबको समान अधिकार देना। सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जो शासन है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं आएगा, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि जितने भी लोग हैं उन सबके हाथ में आएगा। विभाग बना दिए गए कि हर विभाग का एक अधिकारी होगा जो अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, लेकिन उसको दूसरों के साथ सहमति बनाई रखनी पड़ेगी। एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, वो शक्ति उसके हाथ से, एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति नहीं आएगी, वो सबके पास शक्ति आएगी। किसी भी योजना को लागू करना है, कोई भी नियम बनाना है, तो कोई एक व्यक्ति नियम नहीं बना सकता, उसको बाकी सभी की सहमति लेनी पड़ेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसके अलावा इसकी सिद्धांत क्या था, स्वावलंबन। स्वावलंबन, अपने ऊपर ही निर्भर रहना, किसी का सहारा ना लेना। और यहाँ पे किसके स्वावलंबन की बात की गई है, गांव की। गांव की, तो जो गांव है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप ही करें, राज्य सरकार पर या केंद्र सरकार पर या शहरों पर निर्भर बिल्कुल ना रहें। यही इसका जो स्वावलंबन था, इसका एक मुद्दा था। और सभी धर्मों की समानता हो, ये तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सभी धर्मों की गांव में समानता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है पंचायती राज। पंचायती राज ग्राम स्वराज की नींव है। पंचायती राज होना चाहिए कि अगर किसी को कोई समस्या है तो गांव का कोई व्यक्ति की उस समस्या का समाधान
गांव में ही निकाल लिया जाए। उसके लिए उसको शहर की तरफ ना दौड़ना पड़े। अगर किसी ने न्याय लेना है तो उसको ग्राम पंचायत में जाए, जो पंच है वहां पे सरपंच है, सरपंच के साथ जो 5 पंच हैं वो ही उसकी समस्या का समाधान कर दें। उसको शहर की तरफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ना जाना पड़े। और यही ग्राम स्वराज है, सिर्फ न्याय के लिए ही नहीं, हर बात के लिए, चाहे वो आर्थिक है चाहे वो सामाजिक है। गांव के लोगों को शहरों पर निर्भर नहीं रहना है, अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप करनी है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार भी उचित फंड देती है गांव को। नेक्स्ट है सत्ता का विकेंद्रीयकरण। नेक्स्ट हेडिंग ऑलरेडी आपकी बुक में है, ये जो नहीं है वो मैंने लिखे हैं, वो आप नोट कर लीजिए। सत्ता का विकेंद्रीयकरण। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण में क्या कहा गया है कि जो हर सरकार, जो भी सरकार आती है केंद्र सरकार के रूप में, केंद्र सरकार में जो भी केंद्र सरकार आती है उसे ग्राम स्वराज को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। करना क्या पड़ता है कि करना वो करेगी ही गांव के विकास के लिए। तो ग्राम स्वराज के अंतर्गत जो वर्तमान सरकार ने भी ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत को पूरे व्यापक अधिकार दिए हैं। ऐसा ये अधिकार भी तो उनको होने चाहिए ना, अगर पंचायत है तो सरपंच को पूरे अधिकार मिलने चाहिए सरकार की तरफ से, और ये दिए हैं, केंद्र सरकार ने दिए हैं। और जिसके अंतर्गत जितने भी 24 विभागों में जो चयनित कार्यों को, जितने भी कार्य हैं उनको 24 विभागों में बांट दिया गया है, और इन विभागों से संबंधित अधिकारी अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। ये उनसे इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो अधिकारी हैं, जिस भी अधिकारी के अंतर्गत कोई विभाग आता है वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करे, और वो ईमानदारी से करेगा तो जितनी भी सहूलतें सरकार द्वारा उस गांव में दी जाती है तो वो अधिकारी अपने गांव के लोगों को दे, ये उससे अपेक्षा की जाती है। और अब क्या इसके अलावा और क्या किया गया है कि जो जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अध्यक्ष अब क्या बन गए हैं, जिला अधिकारी के स्थान पर जिला पंचायत अध्यक्ष को बनाया गया है। और जो जनप्रतिनिधि हैं, आम लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, उनको भी, आम लोगों को भी प्रशासन में, शासन चलाने में उचित भागीदारी दी गई है। नेक्स्ट हेडिंग है ग्राम स्वराज के लाभ। इसके क्या क्या लाभ हैं? आपकी बुक में उपादेयता और ग्राम स्वराज के लाभ दो अलग अलग हेडिंग्स हैं, आप उसको एक ही कर लीजिए। ग्राम स्वराज के लाभ में ही आप उपादेयता भी लिख सकते हो। अब अगर वर्तमान सरकार ने ये किया है तो जो गांव के लोग हैं, वर्तमान सरकार ने भी गांव के लोगों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गांव की मौलिक आवश्यकताएं, गांव की मौलिक बेसिक कौन सी नीड्स होती हैं, शिक्षा का अधिकार है, अगर स्वास्थ्य है, सफाई है, बच्चों के विकास के लिए संपर्क मार्ग, सड़कों को बनाना, बिजली, पानी, बीज और कीटनाशक, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को उसी समय उसका निपटारा करने के लिए क्या किया गया है, ग्राम सभा, क्षेत्र समिति और जिला पंचायत को केंद्र सरकार द्वारा व्यापक अधिकार दिए गए हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर अपना काम करें। उनको किसी का ये नहीं होगा कि उनके ऊपर किसी का दबाव है, वो अपना काम स्वतंत्रता से करें। और इसके लिए उनको प्रशासनिक और वित्तीय जो उनको पैसे दिए वो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दी जाती है। अब इसके लिए और क्या किया गया है कि जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका निपटारा, जो गांव के लोगों को समस्याएं आती हैं अपने गांव में रहते हुए, उनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही करना सुनिश्चित किया गया है कि वो अपनी किसी भी समस्या के लिए शहरों की तरफ ना आए, वो उनका निपटारा गांव में ही कर दिया जाए। और इसके लिए समितियां भी बनाई गई हैं, इसके लिए समितियां बनाई गई हैं और उन समितियों के अधिकारियों को पूरे अधिकार दिए गए हैं। ये हमने ग्राम स्वराज के लाभ या इसके जो भी इसका फायदा हुआ है ये बताना है, और सरकार क्या कर रही है इनके लिए वो हमने इस हेडिंग में बताना है। नेक्स्ट लास्ट हेडिंग है उपसहार। अगर हम भारत को गांव का देश कहते हैं तो हमें गांव के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाना है, और गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनको आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाना है। गरीब और साधनहीन की झोपड़ी तक बिजली पहुंचानी है, और
कृषकों, किसानों को और मजदूरों को शासन में भी सहभागिता देनी है। शासन में भी, कि जो लोग राज कर रहे हैं उसमें किसान भी आने चाहिए, मजदूर भी आने चाहिए, उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए। और दबे कुचले, दलित, शोषित जनों को आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता देनी है। और हमें सुमित्रानंदन पंत के इस कथन को साकार करना है कि हर व्यक्ति ये कहे, आहा, ग्राम्य जीवन भी क्या जीवन है। तो इस तरह से आपने ये हेडिंग्स लिखने हैं और इनको एक्सप्लेन करना है।